भाई हमारा चैनल अभी उतना ग्रो नहीं हो रहा है। चलो सब मिलकर इसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, नेक्स्ट चैप्टर रिलीज कर दिया जाएगा और जब 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्रॉस हो जाएगा, तब अपलोड्स फिर से नॉर्मल पेस पर आ जाएंगे। तुम्हारा सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथ मिलकर चैनल को ऊपर ले चलते हैं। चैप्टर 71 अंडर वाटर ब्रीदिंग। समुंदर में शैडो स्क्विड पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। अगर होता तो एकेडमी आइलैंड के आसपास के पानी से शैडो स्क्विड्स कब के विज़र्ड अप्रेंटिसेस पकड़ चुके होते। ड्यूक थोड़ी देर सोच में डूब गया। सबसे पहले उसे एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, पानी के नीचे सांस लेने की प्रॉब्लम। चाहे उसका शरीर ग्रेट नाइट लेवल का ही क्यों ना हो, फिर भी इतनी देर तक सांस रोककर शैडो स्क्विड पकड़ना लगभग नामुमकिन था। विज़र्ड्स के पास अंडर वाटर ब्रीदिंग के लिए कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका एक खास सीवीड का था, जिसका नाम मैंडिव था। सिर्फ उसे मुंह में रखने से ही पानी के नीचे सांस ली जा सकती थी। लेकिन ये सीवीड बहुत महंगी थी, इतनी महंगी कि उसकी कीमत खुद शैडो स्क्विड से भी ज़्यादा थी, और ड्यूक के पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे। इसलिए ड्यूक ने एक और तरीका चुना, बेसिक थ्योरी ऑफ वाटर एलिमेंट में लिखी हुई एक मैजिक टेक्निक, अंडर वाटर ब्रीदिंग। ये एक सेकेंडरी लेवल स्पेल थी, जिसका कम्प्लेक्सिटी सिर्फ N2 था। देखने में काफ़ी सिंपल लगती थी, लेकिन असल में इस स्पेल को सही से सीखना और कास्ट करना काफ़ी मुश्किल था। बहुत से विज़र्ड अप्रेंटिसेस इस स्पेल पर काफ़ी समय लगा देते थे, फिर भी इसे मास्टर नहीं कर पाते थे। इसका रीज़न ये था कि स्पेल के लिए वाटर एलिमेंट पर बहुत ही हाई लेवल कंट्रोल चाहिए होता था। स्पेल का असली प्रिंसिपल ये था, पानी के अंदर मौजूद अनगिनत वाटर एलिमेंट से ऑक्सीजन निकालकर सांस लेना। ड्यूक को लगा कि ये स्पेल उसके लिए परफेक्ट थी। आखिर उसके पास हाई लेवल वाटर एलिमेंट एफिनिटी टैलेंट था, जो इस काम को काफ़ी आसान बना देता। N2 कम्प्लेक्सिटी का मैजिक मॉडल बनाना ड्यूक के लिए मुश्किल नहीं था। ऐसे सिंपल मैजिक मॉडल्स बनाना उसके लिए रोज़ का काम बन चुका था। उसने बाथटब में पानी भरा और बिना सोचे समझे खुद को पूरी तरह पानी में डुबो दिया, सिर तक। बाथटब थोड़ा छोटा था, इसलिए उसका पूरा शरीर नहीं डूब पाया, लेकिन स्पेल टेस्ट करने के लिए इतना काफ़ी था। पानी के अंदर जाते ही ड्यूक ने अंडर वाटर ब्रीदिंग स्पेल एक्टिवेट की। तुरंत ही आसपास के वाटर एलिमेंट्स उसके शरीर से चिपक गए, हर तरफ से ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने लगे। ड्यूक हैरान रह गया। ये स्टेप उसके लिए बिल्कुल आसान था, जैसे कोई इंस्टिंक्ट हो। जहां आम विज़र्ड अप्रेंटिसेस को यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, वहां ड्यूक बिना किसी मेहनत के ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर पा रहा था। अक्सर लोग काफ़ी मेहनत के बाद भी इतने वाटर एलिमेंटल पार्टिकल्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाते कि उनकी सांस ठीक से चल सके। हाई इंटेंसिटी अंडर वाटर मूवमेंट तो दूर की बात थी। इसी वजह से ये स्पेल ज़्यादातर लोग बीच में छोड़ देते थे, जब तक वो फ्यूचर में ज़्यादा पावरफुल ना हो जाएं। अंडर वाटर ब्रीदिंग लेवल 1 ऑफ 500। बाथटब में प्रैक्टिस करते हुए ड्यूक को महसूस हुआ कि प्रोफिशिएंसी बहुत धीरे बढ़ रही थी। असली प्रोग्रेस तभी होगी जब वो इस स्पेल का यूज़ करके समुंदर में सच में स्विम करेगा। मूवमेंट के दौरान ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसका मतलब है ज़्यादा वाटर एलिमेंट्स का अब्जॉर्प्शन और ज़्यादा प्रोफिशिएंसी ग्रोथ। ड्यूक ने बिना देर किए डिसीजन ले लिया। वो बाथटब से बाहर निकला, खुद को सुखाया, कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकल पड़ा, आइलैंड के किनारे की तरफ। दरवाज़ा बंद करते वक्त पड़ोस वाले कमरे से हैना भी बाहर निकल रही थी। उसने ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी और पैरों में हाई हील्स थे। हैना पहले कमरे के अंदर भी हाई हील्स पहनती थी, लेकिन नीचे से कंप्लेंट्स आने के बाद उसने इंडोर हाई हील्स पहनना कम कर दिया था। ड्यूक, हैना ने खुश दिली से ग्रीट किया। अब वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा जानते थे, नाम भी याद हो चुके थे। ड्यूक ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया, हमेशा की तरह बाहर से थोड़ा अलूफ और शांत बना रहा। हैना इस आदत की अब आदत डाल चुकी थी। वो साइड हो गई, ड्यूक को आगे जाने दिया। एकेडमी आइलैंड काफ़ी बड़ा था। विज़र्ड अप्रेंटिसेस के रहने और पढ़ने के इलाके आइलैंड का सिर्फ एक छोटा हिस्सा थे।
ड्यूक समुंदर के किनारे किनारे चलता रहा और एक रिलेटिवली शैलो जगह पर जाकर पानी में कूद गया। अभी शैडो स्क्विड पकड़ने का टाइम नहीं था, पहले उसे असली अंडरवाटर एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना था। समुंदर के अंदर काफ़ी अंडरवाटर डीमंस भी थे। अगर वो वहीं मर गया तो एकेडमी इंटरफेयर नहीं करती, उसे बदकिस्मती माना जाता। इसी वजह से ड्यूक ने ये जगह चुनी थी। पानी शैलो था, विजिबिलिटी अच्छी थी और ज़्यादा सेफ था। पानी के अंदर जाते ही सिर्फ एक थॉट के साथ वाटर एलिमेंट्स उसके शरीर से चिपक गए और लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करने लगे। तेज़ रफ्तार के दौरान भी उसे ऑक्सीजन की कमी का कोई डर नहीं था। हाई लेवल वाटर एलिमेंट अफिनिटी की वजह से पानी में जाना उसे घर लौटने जैसा लग रहा था, हल्का, फ्री और नेचुरल। अचानक ड्यूक के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या वो अपने वाटर एलिमेंट कंट्रोल का यूज़ मूवमेंट को असिस्ट करने के लिए कर सकता है? उसने ट्राई किया और आसानी से आसपास के वाटर एलिमेंट्स को मोबिलाइज कर लिया। कई वाटर करंट्स उसके आसपास बन गए जो उसकी मूवमेंट को और तेज़ बना रहे थे। उस वक्त ड्यूक को एक ही फीलिंग आ रही थी, पानी में मछली। समुंदर के अंदर उसके पैर वाटर करंट्स के सहारे टिक गए, जैसे वो ज़मीन पर खड़ा हो। ऊपर देखा तो सूरज की रोशनी समुंदर के पानी को चीर कर आ रही थी। एक थॉट के साथ उसके सामने एक वाटर एरो बन गया। ये वाटर एरो सिर्फ तेजी से ही नहीं बना, बल्कि पहले से काफ़ी ज़्यादा डेंस भी लग रहा था। उसे पहले से कम मैजिक पावर खर्च करनी पड़ रही थी। समुंदर में वाटर एलिमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि कम मैजिक पावर में ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा था। ड्यूक को तब समझ आया कि हाई लेवल वाटर एलिमेंट अफिनिटी कितनी पावरफुल चीज़ है। लेकिन साथ ही एक प्रॉब्लम भी सामने आई। अगर वो किसी डेजर्ट जैसी जगह में होता जहां वाटर एलिमेंट्स कम होते तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती। सिंगल एलिमेंट पर डिपेंड करना एक बड़ा वीकनेस बन सकता था। अगर कोई दुश्मन आसपास के वाटर एलिमेंट्स को ड्रेन कर दे तो सिर्फ एक ही टेक्निक होने पर वो बहुत वल्नरेबल हो जाता। ये बात इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन विज़र्ड्स के लिए बिल्कुल नामुमकिन नहीं थी। और अगर कोई जानबूझकर ट्रैप सेट करे तो वीकनेस का फ़ायदा उठाना और भी आसान हो जाता। इन सब बातों पर सोचते हुए ड्यूक अंडर वाटर ब्रीदिंग की प्रोफिशिएंसी बढ़ाता रहा। साथ ही उसने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में वो मल्टीपल फ्री एनर्जी पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करने वाली मेडिटेशन टेक्निक सीखेगा। जब वो तेज़ रफ्तार से स्विम कर रहा था, तब बार बार वाटर एरो टेक्निक और वाटर शील्ड टेक्निक का यूज़ करता रहा। मकसद था अंडर वाटर कॉम्बैट का एक्सपीरियंस लेना और साथ ही स्पेल्स की प्रोविशंसी बढ़ाना। पानी के अंदर जब इंटरनल मैजिक पावर सेम रहती है तो वो स्पेल्स को ज़्यादा बार कास्ट कर सकता था। इससे इनडायरेक्टली प्रोविशंसी और तेज़ बढ़ रही थी। काफ़ी देर बाद ड्यूक पानी से बाहर निकला। उसका शरीर थक चुका था, मैजिक पावर काफ़ी ज़्यादा खर्च हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 72 डेथ की खबर। ड्यूक जब किनारे तक घिसक घिसक कर पहुंचा तो उसने अपनी स्पेस रिंग से रोब निकालने की भी जहमत नहीं की। वो सिर्फ शॉर्ट्स पहने नंगे सीने रेतीले बीच पर चलने लगा। उसने एक नज़र अपने स्किल ट्री पर डाली। अंडर वाटर ब्रीदिंग की प्रोफिशिएंसी काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन अब स्किल ट्री पर स्किल्स की लाइन लगी हुई थी। एक के बाद एक सब ग्राइंड होने का इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल 2, 678 आउट ऑफ 1500। विज़र्ड्स मार्क लेवल 2, 178 out of 300. Water arrow technique level 1, 81 out of 100. Water shield technique level 1, 75 out of 100. Underwater breathing level 1, 421 out of 500. इतनी सारी स्किल्स देखकर ड्यूक ने डिसाइड किया कि अभी शॉर्ट टर्म में कोई नया मैजिक सीखने का प्लान नहीं है। सिर्फ इन्हीं स्पेल्स की प्रोफिशिएंसी बढ़ाने में उसे काफ़ी टाइम और एनर्जी लगने वाली थी। नए स्पेल्स सीखने का मतलब होता पुराने स्पेल्स पर ध्यान कम हो जाना। आज का अंडर वाटर ट्रेनिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा था। समंदर ड्यूक के लिए एक ऑल्टरनेटिव कल्टीवेशन रूम जैसा था।
बस एक बात का ध्यान रखना जरूरी था, शोर से ज्यादा दूर नहीं जाना, कहीं कोई सी मॉन्स्टर मिल गया तो बात बिगड़ सकती थी। ड्यूक को नहीं पता था कि ब्लैक सेल का एग्जैक्ट एरिया कौन सा है, लेकिन इतना कंफर्म था कि वो गहरे समंदर में ही लोकेटेड है। वहाँ बाउंड्रीज होंगी जहाँ विच एरेज लगे होंगे, बाहर वालों के लिए अंदर आना मुश्किल और अंदर वालों के लिए ऑर्डिनरी बोट से बाहर जाना भी। समंदर के नीचे से निकलने का तो सवाल ही नहीं था। बाउंड्री एरियाज पर शायद भयानक जायंट क्रीचर्स गार्ड कर रहे हों। ड्यूक नंगे सीने ही डॉर्मिटरी की तरफ लौट आया। उसके शरीर पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। धूप पड़ते ही उसके मसल्स हल्की सी चमक के साथ उभर रहे थे। उसका फिजीक ज्यादातर विजर्ड अप्रेंटिसेस से काफी बेहतर था। इतनी देर समंदर में रहने के बाद भी उसकी स्टैमिना ज्यादा खत्म नहीं हुई थी। बस मैजिक पावर काफी कम हो गई थी, इसलिए अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं था। ड्यूक का एक बड़ा एडवांटेज था कि वो काफी गहरा डाइव कर सकता था। फाइटिंग स्पिरिट की मदद से उसका शरीर ऑर्डिनरी विजर्ड अप्रेंटिसेस से काफी आगे था। एकेडमी आइलैंड के ज्यादातर विजर्ड अप्रेंटिसेस ना ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करते थे, ना ही उनका फिजीक ग्रेट नाइट लेवल का होता था। अगर किसी विजर्ड अप्रेंटिस की मैजिक पावर और स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाए तो ड्यूक सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ही उसे बच्चे की तरह कुचल सकता था। हाँ, विजर्ड्स आमतौर पर अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालते, वो इमरजेंसी के लिए सप्लाईज रखते हैं। मैजिक स्टोन्स का यही यूज होता था। उनसे एनर्जी अब्जॉर्ब करके मैजिक पावर जल्दी रिकवर की जा सकती थी। बस ये तरीका काफी महंगा था, इसलिए ज्यादा यूज नहीं होता। जब ड्यूक डॉर्मिटरी एरिया में वापस आया तो उसे ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ कि हैना भी अभी-अभी लौटी थी। उसके हाथ में कुछ सामान था। ड्यूक ने ध्यान से देखा तो 2 नए ब्लैक स्टॉकिंग्स के पैर्स थे। डिजाइन थोड़ा अलग था, लेस एजिंग के साथ, और एक पैर में तो जैसे कोई ओपनिंग भी थी। हैना ने जैसे ही ड्यूक को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। ड्यूक के परफेक्ट मसल लाइंस नेचुरली अटेंशन खींच लेते थे। स्किल ट्री के एनहांसमेंट की वजह से उसका फिजीक ऑलमोस्ट ह्यूमन एस्थेटिक्स की लिमिट तक पहुंच चुका था। बैलेंस्ड, हेल्दी और पावरफुल। ग्रीटिंग के बाद बस थोड़ी सी बात हुई, फिर दोनों ऊपर की तरफ चल पड़े। ड्यूक महसूस कर सकता था कि हैना बार-बार उसे देख रही है। दरवाजे पर पहुंचकर हैना अचानक बोली, ड्यूक, मैंने 2 नए स्टॉकिंग्स खरीदे हैं, ट्राई करना चाहती हूँ, तुम अंदर आकर देखोगे कैसे लग रहे हैं? जरूरत नहीं, ड्यूक ने सीधा मना कर दिया। हैना जल्दी से बोली, गलत मत समझना, मैं तुम्हें बेचने की कोशिश नहीं कर रही, अगर तुम हो तो फ्री भी दे सकती हूँ। ड्यूक ने आंखें घुमाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था इस औरत के दिमाग में चल क्या रहा है। वो बिना कुछ बोले सीधा अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। हैना दरवाजे के बाहर खड़ी रह गई, होंठ फुलाकर। उसने खुद को नीचे देखा, अपने चेहरे को छुआ। पहली बार उसे लगा कि कहीं उसका चार्म तो कम नहीं हो गया। इतनी क्लियरली रिजेक्ट होना उसे अजीब लगा। इस वक्त ड्यूक का दिमाग सिर्फ एक चीज पर था, प्रोफिशिएंसी ग्राइंड करना। उसके पास ऑलरेडी इतनी स्किल्स थीं जो लेवल अप होने का इंतजार कर रही थीं, और पड़ोस वाली औरत के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशन बनाना सिर्फ अननेसेसरी ट्रबल था। अगर ड्यूक को वैसे भी कोई डिजायर निकालनी होती तो शहर जाना ज्यादा सिंपल था। पैसे दो, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं। वैसे भी सुबह से रात तक ट्रेनिंग और कल्टीवेशन के बाद उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती ही नहीं थी। 3 दिन बाद साइमन ने ड्यूक को बताया कि जोन सी के अकोमोडेशन एरिया में किसी की नींद में ही मौत हो गई। बॉडी पर कोई जख्म नहीं, कोई कॉज ऑफ डेथ भी नहीं मिला। अगर सिर्फ एक केस होता तो शायद बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन ये महीने की तीसरी ऐसी मौत थी, सब नींद में, बिल्कुल एक जैसे। साइमन ने विजर्ड्स मार्क के थ्रू मैसेज भेजा, ये बात अभी ऊपर तक नहीं पहुंची है, अभी तक कोई ऑफिशियल विजर्ड इन्वेस्टिगेट करने नहीं आया, लेकिन हाउसिंग एरिया में कुछ तो घूम रहा है। हमें केयरफुल रहना होगा, कहीं हम ही सैक्रिफाइस न बन जाए।
ड्यूक समझ गया सैक्रिफाइस का मतलब क्या है। अगर डेथ्स का नंबर और बढ़ा तो ऑफिशियल विज़र्ड का इन्वेस्टिगेशन पक्का था। तब तक सबसे बेहतर तरीका यही था कि खुद को ट्रबल से दूर रखा जाए। ड्यूक को पहले से पता था कि अकेडमी आइलैंड सेफ नहीं है। नींद में मरने वालों के अलावा समंदर के पास भी विज़र्ड अप्रेंटिसेस की लाशें मिलना कोई नई बात नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वो कैसे मरे, मर्डर या सी मॉन्स्टर अटैक। ज्यादातर अप्रेंटिसेस जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उनकी मौत पर ऊपर वाले ज्यादा ध्यान नहीं देते। नाम लिस्ट से काट दिया, बात खत्म। ड्यूक हमेशा लो प्रोफाइल में रहा, इसलिए अभी तक बचा हुआ था। लेकिन आगे भी ऐसा ही रहेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल था। ड्यूक को लगा उसे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। शैडो वाटर जितनी जल्दी हो सके बनानी होगी, कम से कम अपनी कॉम्बैट पावर इंश्योर करने के लिए। अभी उसकी असली स्ट्रेंथ सिर्फ समंदर के अंदर थी, और बाकी लोग इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि उससे पानी में लड़ने आ जाएं। जमीन पर सिर्फ वाटर एरो से वो किसी विज़र्ड अप्रेंटिस को सीरियसली थ्रेट नहीं दे सकता था। उसे शैडो वाटर चाहिए थी। थोड़ी प्रेपरेशंस के बाद ड्यूक ने डिसाइड किया, अब ऑफिशियली समंदर में उतरना है, गहरा डाइव करना है और शैडो स्क्विड पकड़नी है। इन कुछ दिनों की इंटेंस ग्राइंडिंग से अंडर वाटर ब्रीदिंग, वाटर एरो और वाटर शील्ड सब लेवल 2 तक पहुंच चुके थे। लेवल 3 से ज्यादा दूर नहीं थे। ओरिजिनली ड्यूक पूरी तरह लेवल अप होने के बाद ही शैडो स्क्विड पकड़ने का प्लान कर रहा था, लेकिन करंट सिचुएशन ने उसे समझा दिया कि हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करती। कभी-कभी पेस बढ़ाना जरूरी होता है। ड्यूक ने कुछ बेसिक मेडिसिन्स खरीदे, स्पेस रिंग के आइटम्स चेक किए। सब कंफर्म करने के बाद वो सीधा समंदर के किनारे की तरफ चल पड़ा। चैप्टर 73 शैडो स्क्विड। ड्यूक ने 15 इंफीरियर मैजिक स्टोन्स खर्च करके शैडो स्क्विड से जुड़ी जानकारी खरीदी। ये जानकारी मेनली एक मैप के रूप में थी, जिसमें शैडो स्क्विड के अलग-अलग एक्टिविटी एरियाज रफली मार्क किए गए थे। मैप में अकेडमी आइलैंड और उसके आसपास के समुद्री इलाके दिखाए गए थे। सिर्फ शैडो स्क्विड ही नहीं, बल्कि कई और डीप सी मैजिकल बीस्ट्स के जोन्स भी उसमें मार्क थे। इसके अलावा कुछ छोटे आइलैंड्स भी मार्क किए गए थे। ये सब ऑफिशियल विज़र्ड्स के पर्सनल टेरिटरी थे। विज़र्ड अप्रेंटिसेस को बिना परमिशन इन आइलैंड्स के पास जाना स्ट्रिक्टली मना था। ड्यूक ने मैप को पूरी तरह याद कर लिया। कौन सा एरिया फोरबिडन है और कौन सा रिलेटिवली सेफ, सब उसके दिमाग में क्लियर था। सी साइड पर पहुंचते ही उसने बोट लेने का कोई इरादा नहीं किया। रोब उतारी और सीधा समुद्र में जंप कर दिया। उसके लिए पानी में कैरना बोट चलाने से ज़्यादा फास्ट था, और फिजिकल लोड उस पर लगभग 0 था। समुद्र में घुसते ही ड्यूक ने डाइव करना शुरू किया। एक सर्टेन डेप्थ पर पहुंचते ही आसपास का अंडर वाटर टेरेन धीरे धीरे दिखने लगा। मैप के हिसाब से वो शैडो स्क्विड के एक्टिविटी एरिया की तरफ बढ़ने लगा, साथ ही साथ आसपास के टेरेन को याद भी करता जा रहा था। मैप सिर्फ सरफेस सी दिखाता था, अंडर वाटर स्ट्रक्चर नहीं। ड्यूक का प्लान था कि जो भी रूट्स वो क्रॉस करे, सब अपने दिमाग में स्टोर करे। फ्यूचर में अंडर वाटर मूवमेंट के लिए ये नॉलेज बहुत काम आने वाली थी। वो करंट्स के साथ अपना बॉडी एडजस्ट करता हुआ पानी के बीच तेजी से आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसने कई अजीबो-गरीब डीप सी क्रीचर्स देखे। नीले शोलों जैसे चमकने वाले मशरूम्स और पानी के अंदर जाल बुनने वाली स्पाइडर्स। ड्यूक जानता था कि ये सब हाई वैल्यू मैजिकल मटेरियल्स हो सकते हैं, जो बाहर ले जाने पर अच्छी प्राइस ला सकते हैं। लेकिन वो लालच में अंधा नहीं हुआ। हर मैजिकल क्रीचर का अपना नेचर होता है, और उन्हें कलेक्ट करने के लिए स्पेशल मेथड्स चाहिए होते हैं। ज़रा सी गलती और बंदा सीधा डीप सी में फंस सकता है, हमेशा के लिए। इसलिए उसने सिर्फ उनकी पोजीशंस याद की, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ता रहा। उसका दिमाग शांत था, हर रूट को क्लियरली मेमोराइज करता जा रहा था।
लगभग आधा घंटे बाद वो शैडो स्क्विड के एक्टिविटी एरिया में पहुंच गया। जैसे ही इस एरिया में आया, ड्यूक तुरंत एक्स्ट्रा कॉशियस हो गया। उसकी मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड हो गई ताकि कोई अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना हो। शैडो स्क्विड नेचर से ही बहुत अलर्ट होता है। जरा सी आवाज़ या वाटर डिस्टर्बेंस हुई नहीं और वो तुरंत भाग जाता है। ये स्क्विड अक्सर सी बेड के पत्थरों से चिपक कर रेस्ट करता है और उसका रंग बिल्कुल पत्थर जैसा होता है। अंडर वाटर लाइट वैसे ही डिम होती है, इसलिए शैडो स्क्विड को स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ड्यूक के पास ग्रेट नाइट का फिजिक था। उसकी डार्क विजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। डिम रोशनी उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। वो पानी के फ्लो को महसूस करता हुआ करंट के साथ स्मूथली मूव करता रहा, धीरे धीरे और नीचे डाइव करते हुए। आंखें फैलाकर वो नीचे के पत्थरों को केयरफुली ऑब्जर्व करता हुआ आगे बढ़ रहा था। लगभग 5 मिनट बाद ड्यूक रुक गया। उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़े एक छोटे से उभार पर गई, जो पहली नज़र में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन ध्यान से देखने पर उस उभार के पीछे से कुछ टेंटिकल्स हल्की सी मूवमेंट के साथ तैरते हुए दिख रहे थे। थोड़ी देर कंफर्म करने के बाद ड्यूक ने पहचान लिया, शैडो स्क्विड। बिना जल्दबाजी किए उसने चुपचाप कुछ बड़े वाटर शील्ड्स कॉन्जर किए। उन्हें धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए शैडो स्क्विड के चारों तरफ सेट कर दिया ताकि उसके सारे एस्केप रूट्स ब्लॉक हो जाएं। जब वाटर शील्ड्स अपनी जगह पर फिक्स हो गए, ड्यूक ने साइलेंटली एक वाटर एरो बनाई और उसे शैडो स्क्विड के हेड पर एम किया। उसे एब्डोमेन पर हिट नहीं करना था, वरना इंक निकल जाता और पूरी ट्रिप बेकार हो जाती। जैसे ही वाटर एरो फॉर्म हुई, वो अचानक शूट हो गई। तेज रफ्तार ने आसपास के पानी को हिला दिया। वाटर फ्लो के चेंज को महसूस करते ही शैडो स्क्विड तुरंत पत्थर से उछल गया, वाटर एरो को डॉज करते हुए। एरो पत्थर से टकराकर फट गई। वहां एक छोटा सा गड्ढा बन गया। शैडो स्क्विड की बर्स्ट स्पीड काफ़ी तेज थी। भागने के चक्कर में वो सीधा एक वाटर शील्ड से जा टकराया। ज्यादा स्पीड की वजह से वो टक्कर इतनी जोर की थी कि स्क्विड बेहोश हो गया, पानी में बिल्कुल ढीला पड़ गया। ड्यूक मुस्कुराया, हाथ बढ़ाकर उस छोटे से क्रीचर को पकड़ा और सीधा स्पेस रिंग में डाल दिया। स्पेस रिंग में लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती, शैडो स्क्विड थोड़ी देर में मर जाएगा। ड्यूक को फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ इंक चाहिए थी। पहला शैडो स्क्विड मिलते ही ड्यूक का मूड काफ़ी अपलिफ्ट हो गया। वो और आगे एक्सप्लोर करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद उसे दूसरा शैडो स्क्विड मिला। इस बार भी वही स्ट्रैटेजी, पहले वाटर शील्ड से एस्केप ब्लॉक, फिर अटैक। लेकिन ये स्क्विड उतना लकी नहीं था। उसकी रिएक्शन स्लो थी और वाटर एरो सीधा उसके हेड को चीर कर चली गई। पूरा सर उड़ गया। ड्यूक ने लाश उठाई और स्पेस रिंग में डाल दी। उसने पानी में फैलता हुआ शैडो स्क्विड का खून देखा और वाटर फ्लो को कंट्रोल करके उसे एक वाटर ग्लोब के अंदर बंद कर दिया। इस ग्लोब में थोड़ी सी मैजिक पावर थी, जो लगभग 1 घंटे तक खुद को मेंटेन कर सकती थी, फिर खुद ही डिसिपेट हो जाती। ये सब उसने इसलिए किया ताकि खून की स्मेल से कोई डेंजरस डीप सी बीस्ट अट्रैक्ट ना हो। और आधा घंटा गुजरा। ड्यूक ने तीसरा शैडो स्क्विड भी पकड़ लिया। सच में शैडो स्क्विड की पॉपुलेशन काफ़ी लिमिटेड थी। और ज़्यादा चाहिए होते तो उसे और दूर के समुद्री इलाकों में जाना पड़ता। लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ड्यूक ने रिस्क नहीं लिया। 3 स्क्विड मिलना ही एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। इन 3 स्क्विड से वो एक पूरा बैच ऑफ शैडो वाटर बना सकता था। गोल अचीव होने के बाद ड्यूक ने लालच को कंट्रोल किया। आसपास के वाटर करंट्स का यूज़ करते हुए उसने रिटर्न जर्नी शुरू की। वो पानी के बीच मछली की तरह फुर्तीला होकर मूव कर रहा था। वही पुराना रूट फॉलो करता हुआ किसी भी अननोन पाथ में घुसने से बच रहा था। तैरते हुए भी ड्यूक पूरी तरह अलर्ट था, सराउंडिंग्स पर नज़र बनाए हुए था। लगभग आधा घंटे बाद वो अचानक रुक गया। आगे कुछ गलत लग रहा था। अपनी यादों से कंपेयर किए ही उसने महसूस किया कि पानी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद थी। ध्यान से देखने पर उसे समझ आ गया, स्पाइडर वेब्स। ड्यूक तुरंत अलर्ट हो गया।
चारों तरफ देखा लेकिन अंडर वाटर स्पाइडर कहीं नजर नहीं आई। ये जाल अभी अभी बुना गया लग रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किए, ड्यूक ने तुरंत डायरेक्शन चेंज किया और उस एरिया से दूर निकल गया। स्पाइडर कितनी स्ट्रांग है ये जाने बिना फाइट में पड़ना बहुत खतरनाक होता है। ऐसे बेकार रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं था। जब ड्यूक वहां से निकल रहा था, सी बेड पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर हल्का सा हिला और धीरे धीरे वो पत्थर एक स्पाइडर में बदल गया। उस स्पाइडर का रंग ग्रेश वाइट था और उसके पास एक खास पेट्रिफाइंग एबिलिटी थी, पत्थर बनकर छिप जाने की। चैप्टर 74 प्रेपरेशन। स्पाइडर उस डायरेक्शन को खाली नजरों से घूर रही थी जहां से ड्यूक गया था। उसकी 16 कॉम्पाउंड आईज पूरी तरह खुली हुई थीं, जैसे समझ ही नहीं पा रही हूं कि उसकी मौजूदगी का पता कैसे चल गया। ड्यूक ने एक रिलेटिवली सेफ रूट चूज किया और बिना किसी दिक्कत के वापस अकेडमी आइलैंड पहुंच गया। वैसे भी अकेडमी आइलैंड के आसपास के समुद्र में ज़्यादा ओवरपावर्ड डीप सी मैजिकल बीस्ट्स नहीं होते। अगर थोड़ा सा भी सावधान रहा जाए तो बड़ी मुश्किल में पड़ने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। वापस आते ही ड्यूक ने बिना टाइम वेस्ट किए 3 शैडो स्क्विड्स को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। जब उसने शैडो स्क्विड्स को स्पेस रिंग से निकाला तो देखा कि जो स्क्विड पहले टकराकर बेहोश हुआ था वो अभी जिंदा था और भागने की कोशिश भी कर रहा था। ड्यूक ने एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में उसका दर्द खत्म कर दिया। फिर उसने शैडो स्क्विड के पेट को बहुत ध्यान से काटा और अंदर मौजूद इंक को एक्सट्रैक्ट किया। 3 शैडो स्क्विड से मिलकर ड्यूक को 220 ग्राम इंक मिला, जिसे उसने 2 छोटी बॉटल्स में स्टोर कर लिया। ड्यूक का प्लान था कि 20 ग्राम्स इंक बेचकर कुछ लेसर मैजिक स्टोन्स हासिल करे ताकि डेली नीड्स कवर हो सकें। अभी उसके पास मैजिक स्टोन्स का स्टॉक काफ़ी कम था, जो थोड़ा कंसर्निंग था, और वैसे भी शैडो वाटर बनाने के लिए और भी मटेरियल्स चाहिए होते हैं, इसलिए फ्यूचर परचेजेस के लिए मैजिक स्टोन्स ज़रूरी थे। शैडो स्क्विड के कॉप्सेस को भी ड्यूक ने वेस्ट नहीं किया। उसने उन्हें अच्छे से क्लीन किया और टाउन ले जाकर बेच दिया। ये लाशें या तो मैजिक पोशन मटेरियल्स के काम आती हैं या फिर खाने के लिए। ग्रिल कर दो तो एक डेलिकेसी बन जाती है। फिलहाल ड्यूक इंडल्जेंस के मूड में नहीं था, पेट भरना ही काफ़ी था। इसलिए उसने शैडो स्क्विड के कॉप्सेस 6 लेसर मैजिक स्टोन्स में बेच दिए। जो 20 ग्राम्स इंक उसने बेची वो 6 लेसर मैजिक स्टोन्स पर ग्राम के रेट पर बिकी। टाउन के मैजिक पोशन शॉप ने सारा इंक खरीद लिया और पूछा कि क्या उसके पास और है। ये क्लियरली एक रेयर आइटम था। मैजिक पोशन शॉप में भी ये आमतौर पर अवेलेबल नहीं होता। शॉप असिस्टेंट को पता था कि एक शैडो स्क्विड से कम 50-60 ग्राम्स इंक निकलती है। ड्यूक ने सिर्फ 20 ग्राम्स बेची। इसका मतलब था कि उसने बाकी संभाल कर रखी है। उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा इंक हो तो वो और अच्छी प्राइस देने को तैयार हैं, लेकिन ड्यूक का कोई इरादा नहीं था और बेचने का। ये इंक उसके खुद के काम की थी। पैसे मिलते ही ड्यूक शैडो वाटर से रिलेटेड मटेरियल्स खरीदने निकल पड़ा। सिल्वर लाइट ग्रास रूट पाउडर, एल्फ सॉइल, शैडो वाटर की फॉर्मूला फॉलो करते हुए ड्यूक ने टाउन के कई स्टोर से अलग अलग मटेरियल्स खरीदे। 2 बैचेस के लिए काफ़ी मटेरियल हो गया, जिसमें टोटल 70 लेसर मैजिक स्टोन्स खर्च हुए। शैडो वाटर बनाने की सक्सेस इंश्योर करने के लिए ड्यूक ने एक सेकेंड हैंड बुक भी खरीदी, मैजिक पोशन इंट्रोडक्शन। कीमत थी 5 लेसर मैजिक स्टोन्स। शैडो वाटर टेक्निकली एक कंप्लीट मैजिक पोशन नहीं थी और बनाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैजिक पोशन मेकिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है, एक नेटवर्क जैसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स जिसमें कई विज़र्ड्स पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक हिस्सा ही मास्टर कर पाते हैं। ड्यूक का गोल सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग का था। शैडो वाटर बनाने के लिए एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी। जब सारे शैडो वाटर मटेरियल्स प्रोसेस हो गए, ड्यूक ने उन्हें ऑर्डर में कॉल्ड्रन के अंदर डाल दिया और नीचे अल्कोहल लैंप जला दी। शैडो वाटर को लो टेम्परेचर पर ब्रू करना होता है, इसलिए अल्कोहल लैंप की हीट बिल्कुल परफेक्ट थी। टाइम के साथ साथ कॉल्ड्रन के अंदर का काला सॉल्यूशन धीरे धीरे घटता गया और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने लगा। जब ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ड्यूक ने एक बॉटल शैडो स्क्विड इंक उसमें डाल दी। तुरंत ही काला धुआं उठने लगा।
ड्यूक ने हाथ हिलाकर धुआं हटा दिया और पूरा फोकस कॉल्ड्रन पर लगा दिया। उसके अंदर एक ब्लैक जेलेटिन जैसी लेयर बन रही थी। ड्यूक ने हाथ बढ़ाकर उस जेलेटिन को उठाया, उसे हवा में लटकाकर देखा। वो हल्की सी बाउंस कर रही थी। उसने जेलेटिन को हाथ में पकड़ा और उसमें मैजिक पावर इन्फ्यूज करनी शुरू कर दी। यही रिफाइनिंग प्रोसेस था। इस प्रोसेस में लगातार अपनी मैजिक पावर डालनी होती है और साथ ही स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके अपनी सिग्नेचर उसमें छोड़नी होती है। लगभग 3 मिनट बाद ड्यूक के हाथ में जो जेलेटिन थी वो लिक्विड जैसी हो गई। उसकी स्किन पर बहने लगी लेकिन नीचे टपकी नहीं। यही था शैडो वाटर रिफाइनमेंट का सक्सेस। ड्यूक ने शैडो वाटर को कंट्रोल करके अपने पूरे बॉडी पर फैला दिया। बाहर से कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक शैडो वाटर की लेयर उसकी स्किन से चिपक चुकी थी। इस लेयर की वजह से कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था और ना ही डेली एक्टिविटीज पर कोई इफेक्ट। फिर ड्यूक ने वाटर शील्ड टेक्निक कास्ट की। इस बार जो वाटर शील्ड बना उसमें शैडो वाटर मिक्स था और उसका रंग स्काई ब्लू से डार्क हो गया। वाटर शील्ड की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई। डिफेंस रेटिंग 0.2 से 0.4 तक पहुंच गई। वाटर एरो टेक्निक के साथ भी सेम हुआ। वो 0.1 से 0.35 तक जंप कर गई। ड्यूक आइलैंड के मैजिक लेबोरेटरी नहीं गया टेस्टिंग के लिए। वहां टेस्ट करना बहुत सारे मैजिक स्टोन्स खर्च करवा देता, जो उसे वेस्टफुल लगा। उसके पास मैजिक स्टोन्स लिमिटेड थे। हर एक स्टोन का सही जगह यूज होना जरूरी था। फॉर्मूला की डेटा से ही स्पेल्स की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता था। एक्चुअल टेस्टिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक बैच शैडो वाटर उसके पूरे बॉडी को कवर नहीं कर पाई, सिर्फ आधा बॉडी ही कवर हुआ। इसलिए ड्यूक ने दूसरा बैच बनाना शुरू किया। पहले का एक्सपीरियंस होने की वजह से इस बार प्रोसेस और भी स्मूथ रहा। दूसरा बैच सक्सेसफुल होने के बाद शैडो वाटर उसके पूरे बॉडी को कवर कर पाई। पूरे बॉडी पर शैडो वाटर महसूस होने से ड्यूक को काफी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली। ये लेयर बेसिक मैजिकल एनर्जी डिफेंस प्रोवाइड करती थी। इससे पहले सिर्फ आर्मर पहनने के बाद भी उसे आइसी एनवायरनमेंट्स में वल्नरेबल फील होता था। अब डिफेंस थी, लेकिन अभी भी काफी फ्रेजाइल थी। ड्यूक जानता था उसे और शैडो स्क्विड्स पकड़ने होंगे और शैडो वाटर को और रिफाइन करके स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। शैडो वाटर प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद ड्यूक ने अपनी मेडिटेशन टेक्निक दोबारा शुरू कर दी। वो किसी भी तरह प्रोफिशिएंसी गिरने नहीं देना चाहता था। ड्यूक के पास रेस्ट के लिए लगभग 0 टाइम था। वो स्किल ट्री के फायदे को मैक्सिमाइज कर रहा था, यहाँ तक कि सोने का टाइम भी नहीं निकाल रहा था। अगले दिन सुबह ड्यूक फिर से समुद्र में डाइव करने लगा शैडो स्क्विड्स पकड़ने के लिए। सिर्फ 10 मिनट तैरने के बाद अंडर वाटर ब्रीदिंग लेवल अप, स्पिरिचुअल पावर प्लस 0.1। वाटर एरो टेक्निक और वाटर शील्ड टेक्निक दोनों लेवल अप के काफी करीब थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए मैजिक पावर सेव करनी थी, इसलिए उनकी प्रोफिशिएंसी अभी इंक्रीज नहीं हुई। इस बार भी ड्यूक ने जानबूझकर स्पाइडर के एरिया को अवॉइड किया और भी कॉशियस होते हुए आगे बढ़ा। वो दोबारा उस समुद्री एरिया में पहुंच गया जहां शैडो स्क्विड्स रहते थे। एक शैडो स्क्विड उसे आसानी से मिल गया, एक पत्थर पर चिपका हुआ। कुछ वाटर शील्ड्स बने। इस बार वो शैडो वाटर के साथ इन्फ्यूज्ड थे, पहले से काफी स्टर्डी। इस बार ड्यूक ने वाटर एरो टेक्निक यूज नहीं की। उसे डर था कि शैडो वाटर के साथ पावर ज्यादा हो जाएगी और स्क्विड सीधा फट जाएगा, इंक भी बेकार हो जाती। चैप्टर 74 एंड। चैप्टर 75 न्यूज़ ऑफ द असेसमेंट। हर शैडो स्क्विड के अंदर जो इंक होती है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ड्यूक बिल्कुल भी उसे वेस्ट करना नहीं चाहता था। इस बार उसने एक नया तरीका ट्राई करने का सोचा। आसपास के वाटर एलिमेंट्स को कंट्रोल करके एक इनविजिबल हाथ बनाना। ये ड्यूक का पहला अटेम्प्ट था इस टेक्निक के साथ। पिछले कुछ दिन समंदर में लगातार प्रैक्टिस की वजह से वो वाटर एलिमेंट्स को यूज़ करने में काफ़ी अडेप्ट हो चुका था और खुद से नए एप्लीकेशंस डेवलप कर पा रहा था। रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर निकला। वाटर एलिमेंट से बना वो हाथ इतना नेचुरल था कि शैडो स्क्विड को ज़रा भी एहसास नहीं हुआ।
उसके लिए वो हाथ बिल्कुल आसपास के पानी जैसा ही था, इसलिए उसे डेंजर का पता ही नहीं चला। जैसे ही पकड़ा गया, शैडो स्क्विड ने जोर जोर से स्ट्रगल करना शुरू किया, लेकिन वो इनविजिबल हाथ एक आयरन क्लैंप जैसा था, बिल्कुल हिला भी नहीं पाया। ड्यूक ने कैजुअली उसे स्पेस रिंग में डाल दिया और बाकी शैडो स्क्विड्स ढूंढने लगा। 2 घंटे बाद इस बार ड्यूक थोड़ा अनलकी रहा। काफी ढूंढने के बाद भी उसे सिर्फ 2 शैडो स्क्विड्स ही मिले, लेकिन इतनी देर अंडर वाटर रहने का एक बड़ा फायदा हुआ। वाटर ब्रीदिंग स्किल एक और बार लेवल अप हो गई। इस अपग्रेड से उसे 0.1 स्पिरिचुअल पावर मिली और फाइनली उसका स्पिरिट एट्रीब्यूट 13 पॉइंट्स तक पहुंच गया। कॉन्स्टिट्यूशन 12, स्ट्रेंथ 12.6, एजिलिटी 12, स्पिरिट 13, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स 2। अब वो सिर्फ 2 पॉइंट्स दूर था सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस के 15 स्पिरिट थ्रेशहोल्ड से। फिर भी ड्यूक ने फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स यूज करने की जल्दी नहीं की। उसका प्लान था कि पहले नेचुरल ट्रेनिंग से स्पिरिचुअल पावर को जितना हो सके उतना बढ़ाया जाए और उसके बाद ही फ्री पॉइंट्स लगाए जाएं। इस तरह फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स का मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ड्यूक अभी सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस बनने की जल्दी में नहीं था। उसे लगता था कि उसका नॉलेज बेस अभी काफ़ी लिमिटेड है। अगर बिना पूरी अंडरस्टैंडिंग के एडवांस किया तो एडवांसमेंट के दौरान कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसका सल्यूशन उसके पास ना हो। अगर फेल हुआ तो सिर्फ रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, बल्कि खुद उसे भी डैमेज हो सकता है, जो फ्यूचर डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। वापस आकर ड्यूक ने दोनों शैडो स्क्विड्स को डाइसेक्ट किया, इंक एक्सट्रैक्ट की और बाकी मटेरियल्स के साथ एक और बैच शैडो वाटर रिफाइन करना शुरू किया। इस बार रिफाइनमेंट सक्सेसफुल होने के बाद उसने अपनी पहले वाली शैडो वाटर को भी एक क्रूसिबल में डालकर फर्दर रिफाइन किया। ड्यूक ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ के पहले खाली बैक पर शैडोज उभर आए। ये शैडोज जैसे जिंदा लग रहे थे, हिलते डुलते हुए क्रूसिबल में फ्लो कर गए और अंदर मौजूद शैडो वाटर के साथ मर्ज हो गए। क्रूसिबल से रिफाइन होने के बाद शैडो वाटर की क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन उसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई। बस इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना था, लगातार रिफाइन करते रहना और धीरे धीरे शैडो वाटर को और स्ट्रॉन्ग बनाना। ड्यूक को बेसिक थ्योरी ऑफ वाटर एलिमेंट के नोट्स याद आए। उसके मुताबिक इस तरह की रिपीटेड रिफाइनमेंट से शैडो वाटर आखिरकार एक लिमिट तक पहुंच जाती है। जब वो लिमिट अचीव हो जाए तो वाटर एरो टेक्निक, जो पहले सिर्फ 0.1 डिग्री थी, सीधा 1.2 डिग्रीज तक जंप कर सकती है। इतनी इंटेंसिटी किसी भी विज़र्ड अप्रेंटिस के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस होती है। अगर प्रॉपर डिफेंस ना हो तो एक ही हिट जान ले सकता है। ड्यूक को नहीं पता था कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी शैडो स्क्विड्स चाहिए होंगी। इसलिए एक ही रास्ता था, समंदर में जाकर और ज़्यादा शैडो स्क्विड्स पकड़ना। उसकी डेली शेड्यूल पूरी तरह भरी हुई थी और हर दिन उसे प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग लग रहा था। 2 दिन बाद ड्यूक को साइमन से एक मैसेज मिला। असेसमेंट आ रही थी। ये ब्लैक सेल का एक इरेगुलर एग्जामिनेशन है जो विज़र्ड अप्रेंटिसेस की एबिलिटी के हिसाब से एलोकेट होता है और हर एग्ज़ाम का कंटेंट अलग होता है। अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था, ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन साइमन को अपने चैनल से मिली थी। टाइम रफली 2 महीने बाद का था और तब तक ड्यूक जैसे विज़र्ड अप्रेंटिसेस जिन्होंने अभी तक कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया था, वो डेफिनेटली लिस्ट में होंगे। ब्लैक सेल के एग्ज़ाम्स का टाइम, लोकेशन और मेथड फिक्स नहीं होता, लेकिन उनके कुछ पैटर्न्स होते हैं। जनरली जो नए विज़र्ड अप्रेंटिसेस होते हैं उन्हें कुछ महीनों के अंदर ही एक एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है। एक बार एग्ज़ाम पास कर लिया तो यूजुअली 6 महीने से 1 साल तक दूसरा एग्ज़ाम नहीं होता। सेम एग्ज़ाम में हमेशा इक्विवेलेंट रियम्स के विज़र्ड अप्रेंटिसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 3rd क्लास और 1st क्लास विज़र्ड अप्रेंटिसेस एक साथ compete करें। ड्यूक ने ये भी जाना कि ब्लैक सेल के एग्जामिनेशंस का एक क्रूशियल एस्पेक्ट ये है कि अप्रेंटिसेस के बीच किलिंग ऑफन अलाउड होती है। ये ब्लैक सेल के फाउंडर ब्लैक हैंड मॉर्गन की फिलॉसफी से जुड़ा हुआ था, जो एक लेवल 4 मेज भी था। ब्लैक हैंड मॉर्गन ओरिजिनली एक पायरेट था।
और आज भी ब्लैक सेल का फाउंडर और हाईएस्ट लीडर है। उसका मानना था कि एक विज़र्ड की कॉम्बैट स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सिर्फ लेबोरेटरी में बंद रहना कभी भी एक ट्रू किलर नहीं बना सकता। बहुत पहले ब्लैक सेल एक प्योर ब्लैक विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जहां इंटरनल कंपटीशन बहुत ब्लडी और ब्रूटल होती थी। अब विज़र्ड सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस के साथ ब्लैक सेल काफ़ी बदल चुकी है। रूल्स पहले जैसे कोल्ड ब्लडेड नहीं रहे, लेकिन कुछ ओरिजिनल आइडियोलॉजीज अभी भी बची हुई हैं। हर एग्जाम में काफ़ी विज़र्ड अप्रेंटिसेस मरते हैं। एग्जाम खुद ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, लेकिन जो मरते हैं ज़्यादातर दूसरे अप्रेंटिसेस के हाथों मरते हैं। इसीलिए काफ़ी विज़र्ड अप्रेंटिसेस एग्जाम से पहले ही ग्रुप्स बना लेते हैं ताकि सर्वाइव कर सकें। यही वजह थी कि साइमन ज्वाइन करते ही दूसरे विज़र्ड अप्रेंटिसेस के साथ नेटवर्किंग कर रहा था। उसने नेचुरली ड्यूक को भी इनवाइट किया, सजेस्ट किया कि अगर वो सेम एग्जाम में आए तो टीम अप करके कोऑपरेट कर सकते हैं। साइमन के पास पहले से ही 6 ट्रस्टेड विज़र्ड अप्रेंटिसेस का ग्रुप था, जिन्हें वो अच्छे से जानता था। थोड़ा सोचने के बाद ड्यूक ने अग्री कर लिया। कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, इसलिए उसे किसी ट्रैप का डर नहीं था। एग्जाम के अंदर जाकर वो सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेगा। साइमन से बात खत्म होने के बाद ड्यूक अपने फ्यूचर प्लान्स पर सोचने लगा। उसकी टॉप प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शैडो स्क्विड्स पकड़ना और शैडो वाटर की स्ट्रेंथ को जितना हो सके उतना बढ़ाना। ये उसकी पावर इंक्रीज करने का सबसे डायरेक्ट और इफ़ेक्टिव मेथड था। हाई लेवल वाटर एलिमेंट अफिनिटी टैलेंट के साथ ड्यूक नेचुरली इस एडवांटेज को पूरी तरह एक्सप्लॉइट करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में चाहे उसने सिर्फ कुछ ही शैडो स्क्विड्स पकड़े थे, फिर भी ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा था। ज़्यादातर विज़र्ड अप्रेंटिसेस के पास ऐसी कंडीशंस ही नहीं होती कि वो इतनी देर समंदर में रह सके। एग्जामिनेशन के दौरान ड्यूक के ओपोनेंट्स मोस्टली 3rd क्लास विज़र्ड अप्रेंटिसेस होंगे। शैडो वाटर टेक्निक के साथ ड्यूक को लगता था कि वो काफ़ी सिचुएशंस हैंडल कर सकता है। फिर भी ड्यूक ने अपनी गार्ड डाउन नहीं की। वो जानता था दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होती है। वो अभी विज़र्ड पाथ पर नया आया था और दूसरों के पास उससे ज़्यादा अक्यूमुलेशन और फाउंडेशन थी। इसलिए ड्यूक ने डिसाइड किया, अगले कुछ दिन वो पूरी तरह फिशरमैन मोड में रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शैडो स्क्विड्स पकड़ना, शैडो वाटर को उसकी लिमिट तक ले जाना और साथ ही कुछ इंक बेचकर काफ़ी मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करना, ताकि वो 1 या 2 डीमनाइज्ड आइटम्स खरीद सके। चैप्टर 75 एंड। चैप्टर 76 समुंदर के नीचे पत्थर के स्तंभ। 3 दिन बाद ड्यूक इस एरिया में आधा घंटा भटक चुका था, लेकिन एक भी शैडो स्क्विड की परछाई तक नजर नहीं आई। पिछले 2 दिन में उसने 3 पकड़े थे, लेकिन आज एक भी नहीं। वैसे भी शैडो स्क्विड्स की संख्या ज़्यादा होती नहीं और इस एरिया में जो थे उन्हें ड्यूक लगभग क्लियर ही कर चुका था। अगर और चाहिए थे तो सिर्फ एक ही रास्ता था, समुंदर के और गहरे हिस्सों में जाना। ड्यूक ने थोड़ी देर सोचा, फिर फैसला कर लिया, रिस्क लेना पड़ेगा। शैडो वाटर रिफाइन करने के लिए अभी भी काफ़ी इंक चाहिए थी, मतलब और शैडो स्क्विड्स पकड़ने ही होंगे। पीछे हटना पॉसिबल नहीं था। वो सी बेड के साथ साथ आगे बढ़ा। धीरे धीरे ज़मीन नीचे जा रही थी, इसका मतलब पानी और गहरा हो रहा था। अगर सरफेस से देखा जाए तो जहां वो खड़ा था वो असल में एक पहाड़ की चोटी होती और आगे लंबी सी ढलान नीचे की तरफ जा रही थी। ड्यूक सी बेड पर खड़ा हो गया, आंखें चारों तरफ घुमाते हुए शैडो स्क्विड्स के निशान ढूंढने लगा। स्लोप के साथ नीचे उतरते हुए उसने पानी को हल्का सा टैप किया और करंट के साथ फिसलता हुआ आगे बढ़ गया। पहाड़ के नीचे एक और फ्लैट एरिया था। हर जगह बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। ये देखते ही ड्यूक अलर्ट हो गया। इस दौरान उसने शैडो स्क्विड्स की आदतें काफ़ी समझ ली थीं। ऐसे पत्थर उनके फेवरेट हाइडआउट्स होते हैं। एक नज़र आगे डालते ही ड्यूक की आंखें चमक उठीं। 4 शैडो स्क्विड्स और उनमें से 2 काफ़ी पास थे। ड्यूक ने उन चारों की पोजीशन नोट की और तुरंत प्लान बनाना शुरू किया। ऐसा प्लान जिसमें एक भी हाथ से ना निकले। वो धीरे धीरे उन 2 पास वाले शैडो स्क्विड्स की तरफ बढ़ा।
बिल्कुल शोर के बिना उसने 7-8 वाटर शील्ड्स बना दिए उनके एस्केप रूट्स ब्लॉक करने के लिए। साथ ही पानी से बनी 2 इनविजिबल हैंड्स चुपके से उनकी तरफ बढ़ने लगीं। इतनी सारी वाटर शील्ड्स और हैंड्स को एक साथ कंट्रोल करना ड्यूक के लिए थोड़ा प्रेशर ला रहा था। उसकी स्पिरिचुअल पावर पर स्ट्रेन महसूस हुआ। कुछ पल बाद हल्की सी पानी की हलचल हुई और दोनों शैडो स्क्विड्स सीधे ड्यूक के स्पेस रिंग में चले गए। उसने शोर बिल्कुल कम रखा ताकि दूर वाले दोनों शैडो स्क्विड्स अलर्ट ना हो जाएं। तभी स्किल ट्री से इन्फो आई। हंटिंग लेवल बढ़ गया। फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +1। हंटिंग लेवल 5। ट्रेट लर्किंग। लर्किंग शिकार के दौरान अपनी प्रेजेंस को कुछ हद तक छुपा सकता है। ड्यूक थोड़ा सरप्राइज था। उसने कभी जानबूझकर हंटिंग स्किल ग्राइंड नहीं की थी। ये स्किल वैसे भी काफ़ी टाइम लेती है और उसे लगता था कि अभी नॉर्मल स्किल से मिलने वाला फ़ायदा कम है। लेकिन शैडो स्क्विड्स पकड़ते पकड़ते उसकी हंटिंग स्किल अननोइंगली मैक्स हो गई थी। उसने लर्किंग ट्रेट को महसूस किया। ये बिल्कुल अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड कर लेने जैसा था। आम लोग बिना ध्यान दिए उसे नोटिस ही नहीं कर पाते। हाँ, विज़र्ड्स के सामने इसका इफ़ेक्ट लिमिटेड था, लेकिन मैजिकल बीस्ट्स और नॉर्मल जानवरों के लिए ये ट्रेट शिकार के लिए परफेक्ट था। ड्यूक ने तुरंत टेस्ट किया। उसने एक शैडो स्क्विड का एस्केप रूट हल्का सा ब्लॉक किया और बिल्कुल चुपके से उसके पास पहुंच गया। उसका चेहरा लगभग शैडो स्क्विड से टकरा गया। फिर भी शैडो स्क्विड को उसकी प्रेजेंस का ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ। डीप सी क्रीचर्स जैसे शैडो स्क्विड्स आँखों से नहीं देखते, ये उनकी खासियत होती है। इसलिए इतनी पास होते हुए भी वो ड्यूक को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। ड्यूक ने हाथ देखा और सीधा शैडो स्क्विड को स्पेस रिंग में डाल दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे पत्थर उठाया हो। उसने वही तरीका दूसरे पर भी अपनाया। अब उसे वाटर शील्ड्स की भी ज़रूरत नहीं रही थी। जब तक शैडो स्क्विड को एहसास होता, वो ऑलरेडी पकड़ा जा चुका था। आगे बढ़ते बढ़ते ड्यूक को यहाँ काफ़ी शैडो स्क्विड्स मिल गए। कुछ ही देर में उसने 5 पकड़ लिए। ये क्या है? ड्यूक अचानक रुक गया। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया और आगे देखने लगा। सामने एक टूटा हुआ पत्थर का स्तंभ खड़ा था। उसके इर्द गिर्द कुछ जंजीरें लपटी हुई थीं। लगता था जैसे पहले यहाँ किसी चीज़, शायद किसी इंसान को बांध कर रखा गया था। अब स्तंभ आधा टूटा हुआ था और जंजीरें टुकड़ों में बिखरी हुई समुंदर की घास की तरह बह रही थीं। लेकिन जो चीज़ ड्यूक की नज़र पकड़ रही थी, स्तंभ पर बनी एक ग्रूव में फंसा हुआ रिंग जैसा ऑब्जेक्ट। दूर होने की वजह से साफ नहीं दिख रहा था, फिर भी ड्यूक महसूस कर सकता था ये एक डीमनाइज्ड आइटम था। उसकी हल्की सी ऑरा पानी में फैल रही थी। ड्यूक थोड़ा झिझका। आमतौर पर डीमनाइज्ड आइटम मिलना एक बड़ी बात होती है और ड्यूक जैसे के लिए तो हर एक डीमनाइज्ड आइटम अनमोल था, और इस तरह की जगह पर स्तंभ में लगा हुआ आइटम मामूली नहीं हो सकता था। आसपास का एरिया देखकर लगता था जैसे कभी यहाँ कोई प्लाजा रहा हो। समुंदर के नीचे प्लाजा बनाना और किसी को स्तंभ से बांधना, किसने और क्यों, ये सोचकर ड्यूक को थोड़ा अजीब लगा। और सबसे पजलिंग बात, यहाँ कोई लाश या हड्डियाँ तक नहीं थीं। इतने सालों में अगर कोई था भी तो खा लिया गया होगा। कुछ न मिलना नॉर्मल है, ड्यूक ने खुद को समझाया। उसने दांत भींचे, रिस्क लेने का फैसला कर लिया। आइटम बिल्कुल सामने था, कोई ऑब्वियस डेंजर भी नहीं दिख रहा था। ट्राई करना वर्थ इट था। ड्यूक पूरी तरह से लर्किंग मोड में चला गया। स्पिरिचुअल पावर फोकस हो गई। कई वाटर शील्ड्स आसपास तैर रहे थे। साथ ही ब्रास रिंग एक्टिवेट करने के लिए भी वो रेडी था। हाई अलर्ट पर वो चुपचाप स्तंभ की तरफ बढ़ा। सब कुछ सरप्राइजिंगली स्मूथ रहा, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। स्तंभ के सामने खड़े होकर ड्यूक ने ग्रूव में लगे रिंग को देखा। वो रिंग नहीं, सिल्वर ब्रेसलेट थी। उसने एक उंगली से धीरे से हुक किया और ब्रेसलेट निकाल ली। अगला ही पल, जैसे ही ब्रेसलेट निकला, स्तंभ टोफू की तरह बिखर गया। सालों तक समुंदर के पानी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। पत्थर के टुकड़े करंट के साथ बह गए। ड्यूक ने ब्रेसलेट को देखा तक नहीं, सीधा स्पेस रिंग में डाला और बिना रुके वहां से निकल गया। वापस आते हुए उसने और 3 शैडो स्क्विड्स उठा लिए। अब स्पेस रिंग में शैडो स्क्विड्स का ढेर लग चुका था। जगह ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी।
वैसे भी स्पेस रिंग का साइज छोटा ही था, इतने सारे शैडो स्क्विड्स भरना थोड़ा ज्यादा हो गया था। चैप्टर 77 एविल स्पिरिट क्राउन। ड्यूक ने अपने स्पेस रिंग की तरफ देखा जो पूरी तरह शैडो स्क्विड से भरी हुई थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सी फूड बिजनेस चला रहा हो। अब वो अकेडमी आइलैंड से काफ़ी दूर आ चुका था। अंदाज़ा लगाया तो वापस पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगना चाहिए था। स्पीड बढ़ाते हुए भी ड्यूक पूरी तरह अलर्ट था। जब भी दूर से कोई डीप सी मैजिकल बीस्ट दिख जाता, वो तुरंत अपना रूट थोड़ा चेंज कर लेता। बिना वजह का झगड़ा पालने का कोई शौक नहीं था उसे। वैसे भी स्पेस रिंग ऑलरेडी फुल थी। अगर और मैजिकल बीस्ट्स शिकार करता भी उन्हें लाने की जगह नहीं थी, सिर्फ एक्स्ट्रा बर्डन होता। इसी तरह बच बचाकर चलते हुए ड्यूक को लगभग 1.5 घंटा लग गया अकेडमी आइलैंड के पास पहुंचने में। तभी स्किल ट्री ने रिएक्ट किया। अंडर वाटर ब्रीदिंग लेवल बढ़ गया, स्पिरिचुअल पावर 0.3, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +1। अंडर वाटर ब्रीदिंग लेवल 5, फीचर सी रेस ब्लेसिंग। सी रेस ब्लेसिंग, पानी में सी रेस का आशीर्वाद, स्विमिंग स्पीड 100%, स्टैमिना कंजम्पशन -70%। ड्यूक को तुरंत स्किल ट्री से नई इन्फॉर्मेशन महसूस हुई। चेक करते ही उसे पता चला अंडर वाटर ब्रीदिंग स्किल भी मैक्स हो चुकी थी। 0.3 स्पिरिचुअल पावर और फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स के अलावा एक नया फीचर भी अनलॉक हो गया था। वो अभी भी पानी में था और इफ़ेक्ट तुरंत महसूस हो रहा था। अब समंदर में तैरते वक्त उसे लगभग कोई रेजिस्टेंस महसूस नहीं हो रहा था। नॉर्मल स्विमिंग में स्टैमिना काफ़ी कंज्यूम होती है, लेकिन ड्यूक का फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी था लंबी स्विमिंग के लिए। अब जब पानी का रेजिस्टेंस लगभग गायब हो गया, उसकी स्पीड 2 गुना से भी ज़्यादा हो गई, जैसे वो पानी में उड़ रहा हो। ड्यूक को लगा जैसे वो समंदर का पक्षी बन गया हो। आसपास का सीन तेज रफ्तार से पीछे छूट रहा था, जैसे पानी खुद उसके लिए रास्ता बना रहा हो। जो सफ़र पहले 5 मिनट लेता, अब सिर्फ 2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगा। अगर वो पानी के फ्लो को कॉन्शियसली मैनिपुलेट करता तो स्पीड और भी बढ़ सकती थी। वापस आकर ड्यूक ने तुरंत शैडो स्क्विड से काम शुरू नहीं किया। उसने पहले सिल्वर वाइट ब्रेसलेट निकाली। अब ध्यान से देखने पर ब्रेसलेट पर बने पैटर्न्स बेहद कॉम्प्लेक्स और पुराने लग रहे थे। ये कितनी पुरानी थी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। स्पिरिचुअल पावर से प्रोब करते ही ब्रेसलेट के अंदर छिपी हुई इन्फॉर्मेशन तुरंत सामने आ गई। इस ब्रेसलेट का नाम था ईविल स्पिरिट क्राउन। इसमें इनग्रेव्ड स्पेल का नाम था स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, जो मलिशियस अटैक्स, कर्सेस और दूसरे नेगेटिव स्पिरिचुअल इफेक्ट्स के खिलाफ काफ़ी अच्छा डिफेंस देता था। सबसे बड़ी बात, ये स्पेल ऑटोमैटिकली ट्रिगर होती थी। एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं, बस बॉडी पर पहनी हो और जैसे ही कोई कर्स या मलिशियस अटैक आए, प्रोटेक्शन खुद एक्टिवेट हो जाती। और जब ड्यूक ने डिज़ाइन ध्यान से देखा तो उसे समझ आया ये असल में एक छोटा सा क्राउन था। बस प्रॉब्लम ये थी इतना छोटा क्राउन पहनने के लिए सर भी छोटा होना चाहिए। इसलिए ड्यूक ने उसे क्राउन की जगह लेफ्ट हैंड पर ब्रेसलेट की तरह पहन लिया। डीमनाइज्ड आइटम्स जितनी ज़्यादा हों उतना ही बेहतर। एक एक्स्ट्रा आइटम का मतलब एक एक्स्ट्रा लाइफ सेविंग ऑप्शन। विज़र्ड अप्रेंटिसेस के लिए डीमनाइज्ड आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआत में ज़्यादातर विज़र्ड अप्रेंटिसेस के पास स्पेल्स कम होते हैं और स्पिरिचुअल पावर और मैजिक पावर भी लिमिटेड होती है। डीमनाइज्ड आइटम्स सिर्फ थोड़ी सी मैजिक पावर से काम कर जाते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस काफ़ी हाई होती है। अभी ड्यूक के पास टोटल 3 डीमनाइज्ड आइटम्स थे: स्पेस रिंग, ब्रास रिंग और ईविल स्पिरिट क्राउन। ब्रास रिंग और ईविल स्पिरिट क्राउन दोनों डिफेंसिव थे, एक भी ऑफेंसिव डीमनाइज्ड आइटम नहीं। ये सोचकर ड्यूक और भी अलर्ट हो गया। उसकी नज़र फिर से समंदर पर गई, शायद और कोई काम की चीज़ मिल जाए। आखिर इतना बड़ा समंदर, सालों से कितनी ही खजाने अपने अंदर छिपा के बैठा होगा। ड्यूक अपने एडवांटेज का यूज़ करके आसपास के सी एरिया से वेल्थ निकाल सकता था। उसने स्पेस रिंग पर एक नज़र डाली। अंदर के शैडो स्क्विड्स लगभग आधे मर चुके थे। स्पेस रिंग के अंदर न पानी था, न ऑक्सीजन,
ज़्यादा देर तक वो जिंदा नहीं रह सकते थे। रूटीन के मुताबिक ड्यूक ने शैडो स्क्विड्स डाइसेक्ट करने शुरू किए, शैडो वाटर बनाया, फिर उसे रिफाइन करता रहा। 3 दिन बाद जैसे ही ड्यूक समंदर से लौटा, उसके ब्लैक सेल बैज पर एक मैसेज आया। ब्लैक सेल बैज सिर्फ पहचान का जरिया नहीं, ये ब्लैक सेल का कम्युनिकेशन टूल भी था। जब तक कोई ब्लैक सेल विज़र्ड प्लेन में होता है, बैज के जरिए नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स ही बैज के थ्रू आते हैं, जैसे विज़र्ड अप्रेंटिस एग्जामिनेशन। जिन सब अप्रेंटिसेस को मैसेज मिलता है, उन्हें एग्जामिनेशन देना ही पड़ता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो और तुरंत वापस आना पॉसिबल ना हो, तो बैज के थ्रू पोस्टपोन रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है। लेकिन पोस्टपोन करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, और चाहे कोई भी रीज़न हो, अगली एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होता है, वरना ब्लैक सेल से सीधा निकाला जा सकता है। ड्यूक की किस्मत थोड़ी ख़राब थी। उसे ज्वाइन किए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे और एग्ज़ाम का बुलावा आ गया। ब्लैक सेल को फ़र्क नहीं पड़ता कोई नया है या पुराना। जब तक कोई 3rd लेवल या उससे ऊपर का विज़र्ड अप्रेंटिस है और मेडिटेशन टेक्निक स्टार्ट कर चुका है, एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। ये रूल अनफेयर लग सकता है, लेकिन मैनेज करना आसान होता है। और वैसे भी मेडिटेशन डिले करके एग्ज़ाम से बचना बेकार था। आज नहीं तो कल फेस करना ही था। एग्जामिनेशन 1 महीने बाद होने वाली थी। अगर ड्यूक इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता, तो कम से कम 6 महीने तक कोई और एग्ज़ाम नहीं होती। ड्यूक ने स्पिरिचुअल पावर के थ्रू बैज को रिस्पॉन्स भेजा, मैसेज रिसीव हो चुका था। उसने सामने फैला हुआ नीला समंदर देखा और मन ही मन फैसला किया, इन दिनों शैडो स्क्विड्स की हंटिंग और तेज़ करनी होगी। रीसेंट एफर्ट्स के बाद शैडो वाटर लगभग अपनी रिफाइनमेंट लिमिट तक पहुंच चुकी थी। कुछ दिन बाद ड्यूक ने अल्कोहल लैंप बुझा दी। क्रूसिबल अभी भी थोड़ी गर्मी छोड़ रहा था। सिर्फ एक थॉट के साथ उसकी स्किन पर एक लेयर सी छा गई, शैडो की। ध्यान से न देखो तो लगता जैसे कहीं और से पड़ी हुई परछाई हो। शैडो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अब बहुत ज़्यादा था। इस स्टेज पर वो इसे और इन्हांस नहीं कर सकता था। उसकी बॉडी पर चढ़ी शैडो वाटर की क्वांटिटी काफ़ी थी, जिससे वो वाटर एरो टेक्निक और दूसरे स्पेल्स बिना वाटर एलिमेंट अब्जॉर्ब किए भी यूज़ कर सकता था। जो स्पेल्स पूरी तरह शैडो वाटर से बने होते थे, उनकी पावर काफ़ी टेरिफाइंग होती थी। ड्यूक ने अभी तक टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि एक बार टेस्ट करना मतलब शैडो वाटर का बड़ा लॉस। और ये शैडो वाटर हर बूंद के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। स्पेल्स यूज़ करते हुए शैडो वाटर धीरे धीरे ख़त्म होती रहेगी, इसलिए कभी कभी रिफ्रेश करना ज़रूरी होगा। लकीली स्पेस रिंग में रिफाइंड शैडो वाटर का स्टॉक ऑलरेडी था। अब ड्यूक फिर से समंदर जाने वाला था, लेकिन इस बार उसका मेन गोल शैडो स्क्विड्स पकड़ना नहीं था। इस बार वाटर एरो टेक्निक और वाटर शील्ड टेक्निक की प्रोफिशिएंसी बढ़ानी थी। चैप्टर 78 2 ट्रेट्स। इस वक्त ड्यूक के पास सिर्फ 2 ही मैजिक स्पेल्स थे जिन पर वो पूरी तरह डिपेंड कर सकता था, वाटर एरो टेक्निक और वाटर शील्ड टेक्निक। इसलिए इन दोनों स्पेल्स का लेवल उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट था। अगर वो ज़मीन पर होता तो बचा हुआ 1 महीना इन दोनों स्किल्स को फुल लेवल तक ग्राइंड करने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होता। आखिर ड्यूक अभी सिर्फ लेवल 3 विज़र्ड अप्रेंटिस था। उसके बॉडी में मैजिक पावर भी बहुत लिमिटेड थी। चाहे वो हर दिन अपनी सारी मैजिक पावर खर्च कर दे, तब भी असेसमेंट से पहले इन दोनों स्पेल्स को मैक्स लेवल तक ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन समुद्र में बात अलग थी। पानी के अंदर स्पेल्स कास्ट करते वक्त मैजिक पावर कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाता था। इस वजह से ड्यूक को पहली बार एक रियलिस्टिक होप नजर आई। शायद वो असेसमेंट से पहले इन दोनों स्किल्स को फुल लेवल तक ले जा सके। समुंदर में घुसने के बाद ड्यूक लगातार वाटर एरो टेक्निक और वाटर शील्ड टेक्निक यूज़ करता रहा। साथ ही कुछ कमज़ोर डीप सी मैजिकल बीस्ट्स भी ढूंढता रहा जिनका शिकार हो सके। इसी दौरान उसने कुछ इन्फॉर्मेशन भी खरीदी, जिसमें कॉमन डीप सी मैजिकल बीस्ट्स के नाम और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्क्रिप्शन था। ड्यूक ने ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद कर ली।
सच कहें तो वो पहले भी काफ़ी डीप सी मैजिकल बीस्ट्स देख चुका था, बस तब उनके नाम और स्ट्रेंथ नहीं जानता था। जैसे जो स्पाइडर पानी के अंदर वेब बुनती थी, वो असल में डीप सी अर्थ स्पाइडर कहलाती है और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। नॉर्मली ऐसे बीस्ट को रिलेटिवली ईजिली हैंडल करने के लिए कम से कम लेवल 2 विज़र्ड अप्रेंटिस चाहिए होता है। डीप सी अर्थ स्पाइडर का पूरा बॉडी ही ट्रेजर होता है। उसकी कॉम्पाउंड आईज और स्पाइडर लेग्स बहुत ही अच्छे मैजिक पोशन मटेरियल्स होते हैं और काफ़ी पोशन रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं। सबसे वैल्यूबल होती है उसकी थ्रेड्स। ये बेस्ट क्वालिटी एल्केमी मटेरियल्स मानी जाती हैं। ये थ्रेड्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होती हैं और मैजिक पावर कंडक्ट कर सकती हैं। कॉम्पैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। एक पूरी डीप सी अर्थ स्पाइडर कम से कम 15 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स में बिक जाती है, यानी 1500 सब लेवल मैजिक स्टोन्स। ऐसी स्पाइडर्स आमतौर पर सी बेड पर रहती है। इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है और ये अकेले रहने वाली क्रीचर्स होती है, इसलिए ढूंढना भी आसान नहीं होता। इस हिसाब से ड्यूक का उस स्पाइडर से टकराना काफ़ी लकी था, लेकिन उसने 15 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स का लालच अपनी अकल पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी स्ट्रेंथ का रियलिस्टिकली असेसमेंट किया। अगर वो अभी डीप सी अर्थ स्पाइडर से लड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-50 चांस था। जीत भी गया तो भी हैवी इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। इतना रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी उस स्पाइडर का शिकार करना स्टेबल ऑप्शन नहीं था। ड्यूक ने डिसाइड किया कि जब वो लेवल 2 विज़र्ड अप्रेंटिस बन जाएगा तब इस बीस्ट को टारगेट करेगा। उसने अर्थ स्पाइडर की लोकेशन और बाकी देखे गए डीप सी मैजिकल बीस्ट्स की लोकेशंस अपने खुद के बनाए हुए मैप पर मार्क कर ली। अकेडमी आइलैंड के पास का सी एरिया काफ़ी स्टेबल था, इसलिए इन बीस्ट्स का एक्टिविटी रेंज भी ज़्यादा चेंज नहीं होता था। ड्यूक ने सीक्रेटली काफ़ी बार ऑब्जर्व किया, डीप सी अर्थ स्पाइडर हमेशा सी बेड पर एक पत्थर बनकर पड़ी रहती थी, कभी अपनी जगह नहीं छोड़ती। उसका बनाया हुआ मैप धीरे धीरे और डिटेल्ड होता जा रहा था और अब वो मार्केट से खरीदे गए मैप से भी ज़्यादा एक्यूरेट हो चुका था। ड्यूक का कोई प्लान नहीं था इस इन्फॉर्मेशन को बेचने का। उसके लिए ये फ्यूचर के हिडन ट्रेजर्स थे, अभी बस वहाँ पड़े हुए थे, टाइम का वेट कर रहे थे। अभी के लिए वो सिर्फ कुछ कमज़ोर डीप सी मैजिकल बीस्ट्स का शिकार कर रहा था और उन्हें बेचकर मैजिक स्टोन्स जमा कर रहा था। जब मैजिक स्टोन्स काफ़ी हो जाएंगे तो वो 1 या 2 डीमनाइज्ड आइटम्स खरीदने का प्लान बना रहा था। 20 दिन बाद ड्यूक समुंदर के पानी में तैर रहा था और उसके दिमाग में स्किल ट्री का सीन बदल चुका था। वाटर एरो टेक्निक और वाटर शील्ड टेक्निक की ब्रांचेस पर 2 बिल्कुल पके फल लगे हुए थे। अफसोस गिरे नहीं, ड्यूक ने मन ही मन सोचा। वो स्किल ट्री के रूल समझ चुका था। अगर स्किल फुल लेवल पर पहुंच जाए और फल अभी भी पेड़ पर ही लगा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेट मिलता है। सिर्फ जब फल पककर नीचे गिरता है तभी टैलेंट एबिलिटी मिलती है। इससे क्लियर था कि टैलेंट एबिलिटीज़ बेहद रेयर होती है। अभी तक ड्यूक के पास सिर्फ हाई लेवल वाटर एलिमेंट एफिनिटी नाम का एक ही टैलेंट था। तभी नोटिफिकेशंस आए। वाटर एरो टेक्निक लेवल बढ़ गया, स्पिरिचुअल पावर +0.3, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट +1। वाटर शील्ड टेक्निक लेवल बढ़ गया, स्पिरिचुअल पावर +0.3, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट +1। वाटर एरो टेक्निक लेवल 5, ट्रेट कोरोजन। वाटर शील्ड टेक्निक लेवल 5, ट्रेट एनर्जी अब्जॉर्प्शन। कोरोजन वाटर एरो टेक्निक के साथ कोरोसिव इफेक्ट जुड़ेगा। एनर्जी अब्जॉर्प्शन वाटर शील्ड कुछ एनर्जी अटैक्स अब्जॉर्ब कर सकता है। ड्यूक ने दोनों स्पेल्स को फुल लेवल तक ग्राइंड कर लिया था और हर एक से एक ट्रेट मिला था। सबसे पहले उसने वाटर एरो टेक्निक टेस्ट की। अब वाटर एरो सिर्फ ब्लू नहीं रहा था, उसमें काला और हरा रंग भी घुला हुआ था। दोनों मिलकर एक डार्क ग्रीन एरो बना रहे थे। एक थॉट के साथ उसने एरो को दूर सी बेड पर पड़े एक पत्थर पर मारा। बूम! पत्थर फट गया और उसके टुकड़े हर तरफ बिखर गए। कुछ फ्रैगमेंट्स पर डार्क ग्रीन लिक्विड चिपक गया जो धुआं छोड़ता हुआ सिजिल कर रहा था। ड्यूक पास जाकर देखने लगा। वाटर एरो अब नेचुरली स्ट्रॉन्ग कोरोसिव इफेक्ट कैरी कर रहा था।
एरो के फटने के बाद भी वो लिक्विड पत्थरों पर चिपका रहा और उन्हें धीरे धीरे घुलाता रहा। थोड़ी ही देर में कुछ पत्थर इतने घिस गए जैसे टॉफू के टुकड़े हों, छोटे छोटे गड्ढों से भरे हुए। कोरोजन ट्रेट ने वाटर एरो टेक्निक की डिस्ट्रक्टिव पावर को सीधा एक लेवल ऊपर कर दिया। अगर ये पत्थर को ऐसा कर सकता है तो इंसान के गोश्त का क्या हाल होगा, ये सोचना मुश्किल नहीं था। ड्यूक इमेजिन कर सकता है कि अगर कोई गलती से भी उसके वाटर एरो से हिट हो जाए, चाहे बस छू भी जाए, तो समझ लो उसकी लग गई। एक बार ये चीज़ बॉडी पर लग गई तो फ्लैश सीधा एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा और ऐसा पेन हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ड्यूक ने वाटर शील्ड टेक्निक टेस्ट की। अब इसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन आ चुका था। उसने अपने ही वाटर शील्ड पर वाटर एरो टेक्निक से अटैक किया। नॉर्मली वाटर एरो और वाटर शील्ड की स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है। एक वाटर शील्ड मैक्स 2 वाटर एरोज ब्लॉक कर पाता है, लेकिन अब एनर्जी एब्जॉर्प्शन के साथ वाटर एरो का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो गया। यहाँ तक कि कोरोसिव एनर्जी भी पार्शली एब्जॉर्ब हो रही थी। अब एक वाटर शील्ड 3 वाटर एरोज तक ब्लॉक कर सकता था। दोनों स्पेल्स के इफ़ेक्ट्स टेस्ट करने के बाद ड्यूक के दिल में काफ़ी क्लैरिटी आ गई। लेकिन सच तो ये था कि उसका सबसे बड़ा गेन ये 2 ट्रेट्स नहीं थे। असली ट्रेजर था वो नॉलेज का फ्लड जो दोनों स्पेल्स के अपग्रेड के साथ सीधा उसके दिमाग में आ गया था। इस नॉलेज में वाटर एरो टेक्निक और वाटर शील्ड टेक्निक की इम्प्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड बहुत कुछ था। बेसिक स्पेल से लेकर मैजिक पावर का गाइडेंस रूट, मैजिक मॉडल्स का ऑप्टिमाइजेशन और काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक, सब कुछ सिस्टमैटिक। इस मोमेंट पर ड्यूक को स्किल ट्री की असली टेरिफाइंग पावर समझ आ गई। जो चीज़ें बाकी लोगों को सालों की पढ़ाई और एक्सपेरिमेंट्स के बाद मिलती हैं, ड्यूक को बस सिंपल एक्शंस रिपीट करके स्किल्स ग्राइंड करनी पड़ती हैं और नॉलेज खुद मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी नॉलेज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अलग अलग एकेडमिक फील्ड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। चैप्टर 79 आर्केन मास्टर। ड्यूक ने अपनी दोनों मैजिक स्पेल्स को मैक्स लेवल तक पुश कर दिया था। इसके साथ सिर्फ स्पेल्स का मास्टरी ही नहीं मिला, बल्कि उनसे जुड़ी हुई काफ़ी रिलेटेड नॉलेज भी उसके दिमाग में फ्लड की तरह आ गई थी। अभी ये नॉलेज थोड़ी स्कैटर्ड थी, एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बना था, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज एक्यूमुलेट होती जाएगी, ड्यूक का खुद का नॉलेज सिस्टम धीरे धीरे रिच होता जाएगा और आखिरकार एक वास्ट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन जाएगा। स्किल ट्री के साथ ड्यूक लगातार अलग अलग स्किल्स पर काम कर रहा था और बिना उसे रियलाइज हुए वो धीरे धीरे एक नॉलेजेबल स्कॉलर बनता जा रहा था। विज़र्ड वर्ल्ड में ऐसे स्कॉलर्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, आर्केन मास्टर। आज के विज़र्ड प्लेन में आर्केन मास्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर्स होते हैं। लगभग हर विज़र्ड उन्हें रिस्पेक्ट और ऑनर करता है। आर्केन मास्टर्स एसोसिएशन विज़र्ड प्लेन के कई कोने कोने में फैली हुई है। जहाँ भी कोई विज़र्ड कम्युनिटी होती है, वहाँ आमतौर पर आर्केन मास्टर एसोसिएशन भी होती है। आर्केन मास्टर्स के भी लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल 1 आर्केनिस्ट, लेवल 2 आर्केनिस्ट और आगे भी। लेकिन ये लेवल विज़र्ड के पावर लेवल से बिल्कुल अलग होता है। एक नॉर्मल लेवल 1 मेज भी साथ ही लेवल 2 आर्केनिस्ट हो सकता है। आर्केन मास्टर बनने का प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तुम्हें ऐसा नॉलेज और थ्योरी सबमिट करनी होती है जो विज़र्ड वर्ल्ड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करें। फिर आर्केन मास्टर एसोसिएशन उन्हें इवैल्यूएट करती है और तुम्हें आर्केन पॉइंट्स मिलते हैं। सिर्फ जब ये पॉइंट्स काफ़ी हो जाते हैं, तब तुम आर्केन मास्टर लेवल अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सिर्फ पॉइंट्स काफ़ी होना भी गारंटी नहीं है। मल्टीपल आर्केन मास्टर्स मिलकर एक रिव्यू मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तुमसे सवाल पूछते हैं और तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसाइड होता है कि तुम पास हो या नहीं। इस वजह से हर एक विज़र्ड जिसके पास आर्केन मास्टर का टाइटल होता है, वो बिना किसी डाउट के एक टॉप लेवल स्कॉलर होता है। जैसे जैसे आर्केन मास्टर के लेवल्स आगे बढ़ते जाते हैं, अपग्रेड और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। पूरे ब्लैक सेल में सिर्फ कुछ ही लेवल 3 आर्केनिस्ट्स हैं और लेवल 4 आर्केनिस्ट तो एक भी नहीं।
वेस्ट कोस्ट के विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ थॉर्न होली टावर और डूम्सडे बेल के पास लेवल 4 आर्केनिस्ट्स मौजूद हैं। ये सब सोचकर ड्यूक को हमेशा लगता था कि ब्लैक सेल ब्रूट लोगों से भरा हुआ है। डूम्सडे बेल से कंपेयर करें, जो रोज स्केलेटन्स और अनडेड पर रिसर्च करते रहते हैं, वो लोग ज़्यादा विज़र्ड लाइक लगते थे। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि डूम्सडे बेल पहले ब्लैक सेल से भी ज़्यादा प्योर ब्लैक विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। वो अनडेड एलिमेंट और नेगेटिव एनर्जी एलिमेंट के रिसर्च में एक्सपर्ट्स थे। उनके विज़र्ड्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए डजन्स या हंड्रेड्स लोग मारना बिल्कुल कॉमन बात थी। इसी वजह से एक वक्त पर डूम्सडे बेल को कई विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर घेर लिया था और उनके बीच ऐसी ब्लड फ्यूड बनी जो जेनरेशंस तक चलने वाली थी। लेकिन इतने सालों के बाद भी आज तक डूम्सडे बेल जिंदा है और काफ़ी प्रॉस्परस भी। एक बार अगर कोई आर्केन मास्टर बन जाए तो उसे सिर्फ हाई स्टेटस ही नहीं मिलता, बल्कि मैसिव कनेक्शंस भी मिलते हैं। हर बड़ी विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशन के अपर लेवल्स में कुछ आर्केन मास्टर्स ज़रूर होते हैं और ये सब पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आर्केन मास्टर एसोसिएशन के पास अंदर ही अंदर काउंटलेस ट्रेजर्स और रिसोर्सेज होते हैं। ये चीज़ें सिर्फ आर्केन पॉइंट्स से ही एक्सचेंज की जा सकती हैं। अगर पॉइंट्स काफ़ी हो जाएं तो तुम कुछ प्लेन्स तक एक्सचेंज कर सकते हो। ये सब समझने के बाद ड्यूक स्किल ट्री के नॉलेज फीडबैक से सच में स्टन्ड था। अभी जो नॉलेज उसके पास थी वो ऑब्वियसली आर्केन मास्टर बनने के लिए काफ़ी नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि ड्यूक अभी लो लेवल स्पेल्स के साथ काम कर रहा था। जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ेगी वो डीपर और कॉम्प्लेक्स स्पेल्स को टच करेगा और तब स्किल ट्री से मिलने वाला नॉलेज एक्सप्लोजिव होने वाला था। घर लौटकर ड्यूक ने बस थोड़ा सा खाना खाया और मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए रेडी हो गया। असेसमेंट शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। इन दिनों में वो समुद्र जाने का प्लान नहीं बना रहा था। उसका गोल था असेसमेंट के टाइम बेस्ट पॉसिबल स्टेट में होना। इससे पहले उसे मेडिटेशन टेक्निक का लेवल चाहे थोड़ा सा ही सही पर इंक्रीज करना ही था। 2 दिन बाद डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल इंक्रीज्ड, स्पिरिचुअल पावर +0.2। डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल 3, 1 of 2000। डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक के लिए रिक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे और क्योंकि ये टेक्निक क्विकली प्रोफिशिएंसी इंक्रीज नहीं करती, इसे सिर्फ धीरे धीरे ग्राइंड करके ही इम्प्रूव किया जा सकता था। ये लेवल अप ड्यूक ने अपनी नींद सैक्रिफाइस करके अचीव किया था। पूरी रात लगभग मेडिटेशन ग्राइंड करता रहा। स्किल ट्री पर मेडिटेशन टेक्निक की ब्रांच अभी भी सिर्फ एक हरा हुआ स्प्राउट था। कोई शेप चेंज नहीं हुआ था। ड्यूक का चेहरा थोड़ा सा बिगड़ गया। लेवल 3 हो गया, फिर भी स्प्राउट ही है। अगर लेवल 4 पर जाकर ग्रीन लीफ बनेगी तो इसका मतलब है मेडिटेशन टेक्निक का मैक्स लेवल कम से कम लेवल 16 है। इसको ग्राइंड करते करते तो बंदरों का साल आ जाएगा। ड्यूक मन ही मन मटर करने लगा। जैसे जैसे कोई भी स्किल लेवल बढ़ता है, रिक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। लेवल 3 पर ही 2000 पॉइंट्स चाहिए, लेवल 16 पर कितना लगेगा ये सोचना भी मुश्किल है। असेसमेंट के बाद मुझे मेडिटेशन असिस्ट करने वाली मैजिक पोशन स्टडी करनी ही होंगी। ड्यूक जानता था कि काफ़ी मैजिक पोशंस होती हैं जो मेडिटेशन प्रैक्टिस में हेल्प करती हैं, लेकिन ये पोशंस काफ़ी महंगी होती हैं और इनका इफ़ेक्ट तभी होता है जब लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए। कभी-कभी 1-2 बार लेने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर विज़र्ड अप्रेंटिसेस के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म पोशन कंजम्पशन अफोर्ड कर सकें। सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो या जो विज़र्ड क्लैन से आए हों। और विज़र्ड क्लैन्स भी सब अमीर नहीं होते। वेस्ट कोस्ट पर काफ़ी विज़र्ड क्लैन्स ऐसे भी हैं जो खुद टाइट सर्कमस्टांसेस में जी रहे हैं। अमीर हमेशा माइनॉरिटी होते हैं, ये हर जगह सच है। ड्यूक ने स्किल ट्री का एट्रीब्यूट पैनल देखा और अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन 12, स्ट्रेंथ 12.6, एजिलिटी 12, स्पिरिट
14.2, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स 6। स्पिरिचुअल पावर 14.2 तक पहुंच चुकी थी, सिर्फ 0.8 दूर लेवल 2 विज़र्ड अप्रेंटिस के थ्रेशहोल्ड से। ये स्टेप वो कभी भी ले सकता था। फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स अब 6 हो चुके थे। ड्यूक का प्लान था इन्हें तब यूज करना जब स्पिरिचुअल पावर काफी हाई हो ताकि मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिले। लेकिन ज्यादा देर तक पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके रखना भी रिसोर्स वेस्टेज होता है। 6 पॉइंट्स काफी ज्यादा थे, सबको इनडेफिनेटली होल्ड करना जरूरी नहीं था, और असेसमेंट बिल्कुल पास आ चुका था। पावर इंक्रीज करना जरूरी था। थोड़ी देर सोचने के बाद ड्यूक ने कुछ फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्पिरिचुअल पावर में डालने का फैसला किया। उसने मन ही मन कहा, स्किल ट्री, ऐड पॉइंट्स। चैप्टर 80, समनिंग द एन्चांटिंग डीमन। फिजिक 12, स्ट्रेंथ 12.6, एजिलिटी 12, स्पिरिट 17.2, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स 3। ड्यूक ने 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स यूज किए और तीनों को स्पिरिट में डाल दिया। इसके साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर सीधा 17.2 तक पहुंच गई। इतनी स्पिरिचुअल पावर अब ऑलरेडी ज्यादातर 3rd क्लास विज़र्ड अप्रेंटिसेस से ऊपर थी, यहाँ तक कि कुछ 2nd क्लास विज़र्ड अप्रेंटिसेस से भी। 2nd क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 15 पॉइंट्स स्पिरिचुअल पावर। जो लोग थोड़ी अच्छी एप्टीट्यूड रखते हैं वो अक्सर 16 या 17 तक वेट करते हैं ताकि ब्रेक थ्रू का सक्सेस रेट और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाए। ज़्यादातर लोग तो 15 तक पहुंचने के लिए ही जान लगा देते हैं। ड्यूक ने डिसाइड किया कि असेसमेंट के बाद ही 2nd क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस बनने के बारे में सोचेगा। उसका अप्रोच हमेशा से कॉशियस रहा है। जब तक इम्प्रूव करने का मौका है वो स्पिरिचुअल पावर बढ़ाता ही रहेगा। बचे हुए 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स अभी टेम्परेरीली अनयूज्ड ही रखे गए, फ्यूचर ब्रेक थ्रू के टाइम सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए। मेडिटेशन टेक्निक अपग्रेड करने के बाद ड्यूक ने अपनी स्पेस रिंग चेक की और टाउन जाकर डीमनाइज्ड आइटम्स खरीदने का प्लान बनाया। पिछले कुछ टाइम से समुद्र में जाकर डीप सी मैजिकल बीस्ट्स हंट करके उसने काफ़ी मैजिक स्टोन्स कमा लिए थे। अब उसकी स्पेस रिंग में पूरे 30 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स पड़े हुए थे। ज़्यादातर 3rd क्लास विज़र्ड अप्रेंटिसेस के लिए ये एक छोटी फॉर्चून से कम नहीं था। अकेडमी आइलैंड पर डीमनाइज्ड आइटम्स खरीदने के कई तरीके थे, दूसरे विज़र्ड से सेकंड हैंड लेना या फिर एल्केमी शॉप्स से। टाउन के बाहर जो स्टॉल एरिया था वहाँ तरह तरह के सेकंड हैंड डीमनाइज्ड आइटम्स बिक रहे थे, लेकिन इन आइटम्स के सोर्सेज का कोई भरोसा नहीं होता, क्वालिटी गारंटीड नहीं होती। सब कुछ बायर की जजिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। काफ़ी डीमनाइज्ड आइटम्स पहली नज़र में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं और शुरू के कुछ यूजेस में काम भी सही करते हैं, लेकिन जैसे ही रियल कॉम्बैट में थोड़ा सा ज़्यादा मैजिक कोलिजन होता है, प्रॉब्लम्स तुरंत सामने आ जाती हैं। ऐसा काफ़ी बार हो चुका था और विज़र्ड वर्ल्ड में ये काफ़ी कॉमन था। सेकेंड हैंड डीमनाइज्ड आइटम्स के ट्रैप्स अनेक होते हैं। एक्सपीरियंस के बिना विज़र्ड आसानी से फंस सकता है। ड्यूक नहीं चाहता था कि उसने जो महंगा डीमनाइज्ड आइटम खरीदा हो वो रियल कॉम्बैट के बीच फेल हो जाए। ये डायरेक्टली उसकी जान से जुड़ा हुआ मैटर था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि यहाँ पैसे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो एल्केमी शॉप से ही खरीदेगा। एल्केमी शॉप के आइटम्स सेलर्स के गारंटी के साथ आते हैं। अगर क्वालिटी इशू होता है तो ब्लैक सेल उन्हें डायरेक्टली अकाउंटेबल बनाता है। अकेडमी आइलैंड की हर शॉप के पीछे प्रॉपर बैकिंग और चैनल्स होते हैं। कोई भी फेक डीमनाइज्ड आइटम्स बेचकर कस्टमर्स को धोखा देने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार ये ब्लैक सेल का टेरिटरी था और यहाँ ट्रबल क्रिएट करना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। ड्यूक का प्लान था ऑफेंसिव टाइप डीमनाइज्ड आइटम्स खरीदने का। उसके पास फिलहाल ऑफेंसिव मेथड्स की काफ़ी कमी थी। उसके मास्टर्ड स्पेल्स में सिर्फ वाटर एरो टेक्निक ही ऑफेंसिव स्पेल था, जो उसकी टैक्टिक्स को बहुत सिंगुलर बना देता था। अगर ये टेक्निक फेल हो जाए तो वो बस पैसिव डिफेंस में चला जाता।
ग्रेट नाइट लेवल की फाइटिंग स्पिरिट विज़र्ड बैटल्स में ज़्यादा काम की नहीं है। ये सिर्फ तब यूज़फुल होती है जब दोनों साइड्स का मैजिक पावर खत्म हो चुका हो। अभी अगर ड्यूक अपनी पूरी फाइटिंग स्पिरिट एक फाइटिंग स्पिरिट शील्ड में भी कंडेंस कर ले तो भी वो वाटर शील्ड टेक्निक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम लेवल पर ही नहीं हैं। एल्केमी शॉप पहुंचकर ड्यूक ने अपना पर्पस क्लियरली बताया। उससे रिसीव करने वाला क्लर्क वाइट नाम का एक केपेबल यंग मैन था। उसकी आंखों में शार्प इंटेलिजेंस चमक रही थी। ये शॉप के सारे डीमनाइज्ड आइटम्स की लिस्ट है, आप देख लीजिए। वाइट ने एक बुकलेट आगे बढ़ा दिया। बुकलेट के हर पेज पर एक डीमनाइज्ड आइटम का पूरा डिटेल था। मटेरियल, एन्चैंटमेंट और किसने बनाया सब क्लियरली लिखा हुआ था। साथ ही मैजिक के स्ट्रेंथ जैसे कुछ स्पेसिफिक डेटा भी दिए गए थे। कुछ एडिशनल सजेशंस भी थीं, किस सिचुएशन में आइटम सूटेबल है और किस में नहीं। ड्यूक की आंखें चमक उठीं। वो अब जल्दी में कोई आइटम चूज करने के मूड में नहीं था। उसने शांति से पूरा बुकलेट पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था ये रेडीमेड नॉलेज था। वो डीमनाइज्ड आइटम्स खरीदने आया था, लेकिन अनजाने में ये एक बुक स्टोर विजिट बन गया। ड्यूक काउंटर के पास खड़े होकर पूरा बुकलेट पढ़ गया, दूसरों के अजीब लुक्स की परवाह किए बिना। वाइट बस मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। उसने ड्यूक के लिए एक कप गरम चाय डाली और बैठने के लिए एक कुर्सी भी ले आया। ड्यूक आराम से बैठकर अपना सिलेक्शन करता रहा। बुकलेट में डीमनाइज्ड आइटम्स के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहे थे। कुछ लेवल 1 मैजिक स्टोन्स के और कुछ 1000 से भी ऊपर। ड्यूक की नज़र एक आइटम पर पड़ी, एन्चैंटिंग डीमन बेल। उसके सामने प्राइस लिखा था 998 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स। इतनी बड़ी प्राइस देखकर ड्यूक कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया, और जब उसने इसका इफ़ेक्ट पढ़ा तो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। एन्चैंटिंग डीमन बेल का इफ़ेक्ट था मैजिक पावर यूज़ करके एक एन्चैंटिंग डीमन समन करना जो पूरी तरह तुम्हारे कमांड्स ओबे करता है। तुम जेंडर और टाइप तक स्पेसिफाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, एन्चैंटिंग डीमन बेल विज़र्ड्स के बीच काफ़ी पॉपुलर एल्केमी आइटम है। लाइफ के प्लेजर्स बढ़ाता है और होम और ट्रैवल दोनों के लिए मस्ट हैव है। ड्यूक के होठ थोड़े से ट्विच कर गए। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना महंगा डीमनाइज्ड आइटम ऐसा इफेक्ट रखेगा। फिलहाल उसका एन्चैंटिंग डीमंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वैसे भी वो इतना महंगा आइटम अफोर्ड नहीं कर सकता था। आखिरकार ड्यूक ने कई ऑफेंसिव डीमनाइज्ड आइटम्स देखने के बाद एक आइटम चूज किया, शैडो इंसेक्ट बैग। ये एक समनिंग टाइप डीमनाइज्ड आइटम था। इससे मैजिक पावर कंज्यूम करके एक इंसेक्ट रेस क्रीचर शैडो इंसेक्ट समन किया जा सकता था। शैडो इंसेक्ट्स मैजिक पावर को कंज्यूम कर सकते थे। अगर इनकी नंबर काफ़ी हो जाए तो ये आसानी से किसी विज़र्ड के मैजिक शील्ड्स और सिमिलर डिफेंसेस को खा जाते। ड्यूक ने डायरेक्ट एन्चांटेड फायरबॉल, थंडरबॉल जैसे डीमनाइज्ड आइटम्स चूज नहीं किए। उसका मानना था कि ये सब वाटर एरो टेक्निक जैसे ही हैं, बेसिक एलिमेंटल मैजिक अटैक्स हैं। अगर वाटर एरो इनएफिशिएंट है तो बाकी एलिमेंटल अटैक्स भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। शैडो इंसेक्ट बैग एक यूनिक मेथड था। इससे उसकी टैक्टिक्स डाइवर्सिफाई होती और वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को बेहतर हैंडल कर सकता था। ड्यूक ने 20 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स खर्च करके शैडो इंसेक्ट बैग खरीद ली। थोड़ा दर्द तो हुआ क्योंकि उसके 30 मैजिक स्टोन सीधा 10 पर आ गए, लेकिन ड्यूक अच्छी तरह जानता था पैसे तभी वैल्यू रखते हैं जब वो अपनी पावर में कन्वर्ट हो जाएं। एल्केमी शॉप से निकलने के बाद वो मैजिक पोशन शॉप गया। उसने कॉमन हीलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन और डिस्पेलिंग मैजिक पोशंस खरीदे और इसमें 5 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स और खर्च हो गए। इन परचेजेस के बाद उसकी स्पेस रिंग का स्टॉक काफ़ी हद तक भर चुका था।